पीसीएम क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। वो हम लोग लाइव हैं और आप सब लोगों को गुड मॉर्निंग। और चलिए यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं, ध्यान दीजिए। हम लोग पीसीएम एजुकेशन सेंटर पर हैं और यहाँ क्लास 12th का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं बुआ। और चलो यहाँ पर जो है हम लोग को एक क्वेश्चन बैंक का जो है पार्ट 3 होने वाला है ना। और इसमें फिजिक्स का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उस फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। टोटल फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका रहेगा, ठीक है। फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा और एक क्वेश्चन बैंक से रिलेटेड है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं हम लोग और यहाँ से हम लोगों को क्वेश्चन शुरू है वो, चलो ध्यान दो। चलिए तो इसमें क्वेश्चन सबसे पहले, ये सब ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको ऑप्शन की जरूरत नहीं होना चाहिए। देखिए और डायरेक्ट इसको बना दीजिए, ठीक है। तो कुछ ऐसा क्वेश्चन है और जो पीछे करवा दिए हैं उस सबको आपको ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, उसको आपको डायरेक्ट इसका आंसर आपको बताना है। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युतीय तीव्रता का मान होता है। नहीं, एक खोखला इस तरह से गोला है, आवेशित गोला है ना। तो इसके अंदर विद्युतीय क्षेत्र का मान कितना होगा, विद्युतीय तीव्रता का मान कितना होगा, ई का वैल्यू आपको चाहिए इसके अंदर। चलिए तो आपको पता है कि यदि कोई आवेशित है ना खोखला चालक गोला होता है तो उसके अंदर विद्युत बल रेखा नहीं होता है, आवेश नहीं होता है, विद्युतीय क्षेत्र नहीं होता है। नहीं, द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इनसाइड ए चार्ज होलो स्फीयर इज, है ना। चार्ज होलो स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का वैल्यू कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कितना रहेगा, या एक कि विद्युतीय क्षेत्र की प्रबलता कितना रहेगा। तो विद्युतीय क्षेत्र की प्रबलता आपका कितना होता है सर, 0 होता है ना। चार्ज कंडक्टर है तो उसके अंदर आपका विद्युतीय क्षेत्र की प्रबलता 0 होगा। क्लियर है। चलिए जिनका 0 आंसर है उस बोले सही रहेंगे। चलो अगला क्वेश्चन को चलते हैं बउआ। अगला क्वेश्चन में कहा गया है, यहाँ ध्यान दीजिए। हाँ जल्दी से इसको कमेंट कीजिए क्या इसका आंसर रहेगा। यहाँ क्वेश्चन है बउआ, जल्दी से इसको कमेंट करो। और क्वेश्चन आपको ये दिया गया है, समझिए। 3 संधारित्र है ना, 3 संधारित्र है जिसमें प्रत्येक की धारिता C है। इसे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए। 3 संधारित्र है बउआ, एक संधारित्र है, 2 गो है, 3 गो, इसकी भी धारिता C, तीनों की धारिता C ही है। अब इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है तो ये कहा गया कि परिणामी धारिता क्या होगा। 3 कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटी C आर कनेक्टेड इन सीरीज, देन रिजल्टेंट कैपेसिटी विल बी। चलिए तो सीरीज में जोड़ा गया है तो कैसे, प्रतिरोध का जस्ट अपोजिट होता है तो सीरीज में जोड़े है ना बउआ। तो इसको तीनों को जोड़ना नहीं है, C/3 आपका हो जाएगा आंसर, है ना, C/3। और जिनके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बउआ ध्यान रखना, C/3 बी आपका आंसर हो जाएगा, बी आंसर आपका हो जाएगा। क्लियर है। चलिए जिनका बी था वो लोग सही है। अगला क्वेश्चन यहाँ देखो क्या है। यहाँ ये कहा गया है कि 2 सेल है बउआ, 2 सेल जिसका विद्युत वाहक बल कितना कितना है बउआ, तो विद्युत वाहक बल एक का E1 है, दूसरा का E2 है। और ये कहा गया कि उसका आंतरिक प्रतिरोध क्रमशः R1 R2 इस तरह से दिया गया है, नहीं आंतरिक प्रतिरोध। तो इसका समतुल्य विद्युत वाहक बल होगा 2 सेल्स ऑफ EMF E1 एंड E2, इंटरनल रेजिस्टेंस R1 एंड R2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल, है ना, समांतर में जोड़ा गया है। कहा गया है तो इक्विवेलेंट EMF ऑफ दिस कम्बिनेशन, इस कम्बिनेशन का इक्विवेलेंट EMF क्या रहेगा ये आपको बताना है। तो थोड़ा ध्यान से समझिए, अगर इस तरह का आपको कंडीशन दिया है बउआ तो इसका इक्विवेलेंट EMF हम लोग कैसे निकालते हैं। तो देखो इसको गुना ऐसे हम लोग गुना करते हैं, इसको इससे गुना करो, इसको इससे गुना कर दो, ऊपर जोड़ दो और नीचे R1 + R2 कर देना है। मतलब क्या हो जाएगा सर, तो इसको इससे गुना करना है, E1 R2 है ना, E1 R2। तो यहाँ पर आपका जो रहेगा सर E1 × R2, E1 R2 जोड़ फिर क्या रहेगा सर, E1 R2 हो जाएगा, समझिए, प्लस में E2 R1 हो जाएगा, है ना, E2 R1 और डिवाइडेड में नीचे R1 + R2 ऐसे लिख देना है। तब वह क्या हो जाएगा, E1 R2 प्लस E2 R1, है ना, E2 R1 ऐसे और नीचे दोनों रेजिस्टेंस को जोड़ देना है। तो आपका ये बताइए फॉर्मूला इसमें क्या आ गया सर। तो जो आपका फॉर्मूला यहाँ रहेगा, ध्यान दीजिए, जो आपका फॉर्मूला हो गया यहाँ पर, है ना, क्या था, E1 था, E2 था, R1 था, R2 था, क्या रहेगा, समांतर क्रम में इसको जोड़ा गया है तो हो जाएगा E1 R2 प्लस E2 R1 और डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। इसको ध्यान रखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चल रहे हैं बउआ। और अगला क्वेश्चन में समझो अब क्या है, ये तो आपका हो गया है तो इसको आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। हाँ, यहाँ एक लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता होता है, बताना है आपके लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता के लिए कौन सही है ना। परमेबिलिटी ऑफ
ए फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, ए फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के परमेबिलिटी क्या होता है आपको बताना है। 4 को ऑप्शन दिया गया, म्यू वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 है, लेस देन 1 है ना, इक्वल टू 1 है, लेस देन 1 है, 0 है। तो जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है बउआ उसके लिए आपको पता है। चलिए कमेंट कीजिए पहले, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, कई बार ये भी रिपीट किया है और इसका प्रॉपर्टी आप लोग को पढ़ाया भी गया है। चलिए जिनका जिनका ये है वो सब लोग सही रहेंगे और हो जाएगा इसका आंसर क्या, म्यू वेरी वेरी ग्रेटर देन, बउआ म्यू जो है वेरी वेरी ग्रेटर देन 1, आपका ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ध्रुव प्रवणता का ऐसा मात्रा बताइए, जल्दी से रिपीट हुआ क्वेश्चन बउआ है ना। पोल स्ट्रेंथ का ऐसा मात्रा क्या होता है, ध्रुव प्रवणता का ऐसा मात्रा क्या होता है, एम्पियर मीटर होता है बउआ, सी आपका आंसर हो जाएगा, सी आंसर रहेगा एम्पियर मीटर। चलिए पोल स्ट्रेंथ का, विद्युत हीटर में जिस तार का व्यवहार करते हैं वो वह तार है, बताइए विद्युत हीटर में किस तार का है ना। द एलिमेंट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक हीटर में नाइक्रोम, इसमें ऑप्शन आपको क्या चाहिए, तो नाइक्रोम बचपन से आपको पता है, तो इसमें नाइक्रोम हो जाएगा बउआ, क्या रहेगा, नाइक्रोम तार का प्रयोग करते हैं, नाइक्रोम। क्लियर है, नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन में है शोषित विद्युत ऊर्जा, हाँ ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन नहीं दिए हैं, ध्यान रखना। शोषित विद्युत ऊर्जा जो होता है सर, इस समानुपाती होता है विभवांतर के वर्ग के, क्या होगा, विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होता है ना। जो यहाँ पर एब्जॉर्ब इलेक्ट्रिक एनर्जी होता है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर, है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर रहेगा, ये बात आपको ध्यान रखना है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। चलिए शोषित विद्युत ऊर्जा है ना विभवांतर के समानुपाती नहीं बुआ, विभवांतर के वर्ग के समानुपाती है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, याद रहेगा, स्क्वायर ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। चलिए अगला क्वेश्चन को चलिए, और कहा गया कि बीट स्टोन ब्रिज से मापते हैं, क्या मापते हैं ना, बीट स्टोन ब्रिज इज यूज्ड इन मेजरिंग, है ना, किसको मेजर करने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, हाई रेजिस्टेंस है, लो रेजिस्टेंस है, हाई और लो दोनों रेजिस्टेंस है, और पोटेंशियल डिफरेंस है। चलिए उच्च प्रतिरोध, निम्न प्रतिरोध, है ना, उच्च तथा निम्न प्रतिरोध, और डी इसमें विभवांतर दिया है। तो बीट स्टोन ब्रिज जो है बुआ उसको से हम लोग प्रतिरोध तो मापते हैं, लेकिन कौन सा, उच्च या निम्न, तो दोनों प्रकार के जो भी आपको रहे, है ना, हाई रेजिस्टेंस और लो रेजिस्टेंस दोनों, तो आपका सी आंसर हो जाएगा। उच्च और निम्न दोनों तरह के प्रतिरोध को इसे मापा जाता है, और जिनका सी है वो सब लोग सही है। चलिए अगला क्वेश्चन, यहां देखिए क्या कहा गया है बुआ, एक विद्युत धारा का समीकरण से निरूपित की होता है, विद्युत धारा की आवृत्ति बताइए, इफ इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज, अच्छा इक्वेशन यहाँ दिया है, इक्वेशन यहाँ पर आपको दिया गया है। देन फ्रीक्वेंसी, तो बताइए फ्रीक्वेंसी बराबर क्या जानते हो, तो फ्रीक्वेंसी बराबर जानते हैं सर 1/t। अच्छा टी कैसे निकालोगे, तो 2π/ω था, 2π/ω, तो ओमेगा आपको याद है कि अगर अल्टरनेटिंग करंट में जो टी के साथ रहता है वही ओमेगा होता है, तो टी के साथ यहाँ पे कितना दिया है 100π, यहाँ रख दीजिए 100π रख देते हैं। चलिए पाई से पाई कट गया, 1/50 आपका हो जाएगा, और टी का मान जब यहाँ पर आया है 1/50, तो ये 50 कहाँ जाएगा, ए का डिवाइडेड बाई टी का स्थान पे 1/50 है, तो ये 50 कहाँ जाएगा ऊपर, तो आंसर आपका 50 आ जाएगा, तो ये आपका आंसर बी हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पूछता है, ध्यान रखिएगा, सेम क्वेश्चन, डाटा चेंज नहीं करेगा और सेम क्वेश्चन आपको दे देगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बुआ 50 आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ से ओमेगा निकाल लेना है, यहाँ जो है ना 100π × टी, यहाँ से आपका ओमेगा निकल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों, चलिए और अगला क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। यहाँ ए कहा गया है ना प्रतिघात, जो प्रतिघात होता है वो इसकी बात कर रहा है, प्रतिघात का ऐसा मात्रक होता है, ऐसा यूनिट ऑफ, है ना, रिएक्टेंस इज, क्या रहेगा, प्रतिघात का ऐसा मात्रक क्या होता है, याद होगा, प्रतिघात है, प्रतिबाधा है, सबके सब आपका क्या रहता है, प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध रहता है, रेजिस्टेंस होता है, तो रेजिस्टेंस का मात्रक ओम होता है, इसलिए ये आंसर आपका हो जाएगा ओम। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्यों चलना है, और अगला क्वेश्चन में चलिए क्या कहा गया है ना, शीर्ष धारा और वर्ग माध्य मूल धारा में क्या संबंध होता है, बताइए, ये कई बार आ चुका है, शीर्ष धारा और वर्ग, है ना, वर्ग मूल माध्य धारा में क्या संबंध होता है, IRMS, है ना, IRMS, जितना ही वीडियो बनाए प्रत्येक में ही है, तो I0/√2 होता है बुआ, IRMS बराबर क्या, I0/√2, या इसी को 1/√2 होता है, 0.707 लिखता है, तो I0 निकालेंगे तो √2 जाके इससे गुना हो जाएगा, तो जो आपका ऑप्शन रहेगा उसके अनुसार आप देख लीजिए, केवल संबंध ध्यान रखो, तिरछा से गुना करके अपना लिख लेना है, IRMS बराबर I0/√2, या 0.707 I0, 1/√2 का वैल्यू होता है जो। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं, निकट, है ना, एक निकट दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति
स्पष्ट देखने के लिए व्यवहार करेगा। बताइए, निकट दृष्टि दोष है, दूर दृष्टि दोष होता है। तो एगो दूर वाला में तो थोड़ा ज़्यादा बड़ा लग रहा है, छोटा लग रहा है दूर, और एगो निकट है तो निकट में लग रहा है कि इसमें 3 गो है। तो इसमें कौन सा, किस लेंस का किस लेंस का प्रयोग करें? तो अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। क्लियर है ना? अवतल लेंस का कॉनकेव जो आपका लेंस रहेगा बउआ। चलो अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। कांच से हवा में प्रवेश करते समय, चलिए मोस्ट इंपोर्टेंट, कांच से हवा में प्रवेश करते समय, है ना, करते समय प्रकाश का क्रांति कोण सबसे कम होता है। क्रांति कोण, क्रिटिकल एंगल सबसे कम, है ना, किसके लिए रहेगा? कांच से हवा में प्रवेश हवा में प्रवेश कर रहा है ना, द क्रिटिकल एंगल ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम ग्लास टू एयर इज मिनिमम 4, है ना। रेड कलर के लिए है, ग्रीन कलर के लिए है, येलो कलर के लिए है, बैगनी कलर के लिए है। चलिए बताइए जल्दी से। हाँ आप जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सर बैगनी कलर हो जाएगा, डी आपका आंसर हो जाएगा, बैगनी कलर, वायलेट। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन को, चलिए, एक पतले प्रिज्म का आप क्या दिया फिर से, एक पतले प्रिज्म का अपवर्तनांक है का न्यूनतम विचलन कोण है, ये आपको कहा गया है। एक पतले प्रिज्म का अपवर्तनांक यहां पर दिया गया है डेल्टा है बुआ, डेल्टा है ना, डेल्टा है। तो न्यूनतम विचलन तो कई बार आया है क्वेश्चन, जब भी इसको क्वेश्चन करवाए हैं तब डेल्टा बराबर याद होगा आपको, μ-1 इंटू ए होता है ना, μ-1 इंटू, एकदम ध्यान रखिए इसको, बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल पूछता है ना, μ-1 इंटू ए। पतले प्रिज्म से जो विचलन के लिए फॉर्मूला होता है बुआ, अपवर्तनांक तो यहाँ पर म्यू रहेगा, अपवर्तनांक आपका म्यू रहेगा, अपवर्तनांक म्यू है। एक पतले प्रिज्म का अपवर्तनांक कितना है? म्यू है ना। और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो आपको दिया है म्यू दिया है। इसके बाद आपको यहाँ पर डेल्टा का वैल्यू पूछा है। चलिए अगला क्वेश्चन को, चलिए अगला क्वेश्चन में समझिए क्या है। प्रकाश के अनुप्रस्थ यहाँ दिया गया है, प्रकाश के अनुप्रस्थ, यहाँ क्वेश्चन की प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है ना। प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति की पुष्टि कौन करता है? ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट इज शोन बाय, ट्रांसवर्स नेचर को कौन दर्शाता है? जो आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है बुआ, ऑप्शन है व्यतिकरण है, परावर्तन है, ध्रुवन है, वर्ण विक्षेपण है, इंटरफेरेंस है, रिफ्लेक्शन है, पोलराइजेशन है और डिस्पर्सन है ना। चलिए तो ये बताना है कि प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति की पुष्टि कौन करता है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। चलिए जल्दी से सब लोग कमेंट करेगा इसका बुआ, और जिनका जिनका सी आंसर आ रहा है ध्रुवन, वो सब लोग सही है बुआ, सी वाले सब लोग सही हैं, इसका आंसर सी रहेगा ध्रुवन। पोलराइजेशन रिप्रेजेंट ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट, ध्यान रखिएगा। प्रकाश के अनुप्रस्थ प्रकृति की पुष्टि कौन करता है? तो ध्रुवन करता है। अगला क्वेश्चन क्यों चल रहे हैं बुआ। अगला क्वेश्चन में ये कहा गया है विद्युत, है ना, चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा बताइए। तो कई बार बताए हैं बुआ, है ना। चलो जल्दी से इसको कमेंट करना है तो कर जल्दी से कमेंट करो, बताओ क्या होता है। ई क्रॉस बी के समांतर होता है, के समांतर, ई क्रॉस बी के समांतर, ध्यान रखना है, या ई क्रॉस बी के दिशा में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए कहता है विद्युतीय क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युतीय क्षेत्र का के अनुपात का मात्रा क्या रहेगा? चुंबकीय क्षेत्र और विद्युतीय क्षेत्र के अनुपात। तो ये बताइए विद्युतीय क्षेत्र, है ना, द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये बताओ, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और बटे मैग्नेटिक फील्ड पढ़ाए थे, सी के बराबर होता है, प्रकाश के चाल के बराबर होता है। तो इलेक्ट्रिक का बटे मैग्नेटिक का मान सी, प्रकाश के चाल मतलब मीटर प्रति सेकंड के बराबर होता है। तो ये बताइए चुंबकीय ऊपर और विद्युतीय नीचे कर देंगे तो ये ऊपर और नीचे हो जाएगा, तो सेकंड प्रति मीटर के बराबर रहेगा, है ना, सेकंड प्रति मीटर। आपका आंसर कौन हो जाएगा बउआ? बी, आपका आंसर बी रहेगा इसमें, ठीक है, सेकंड प्रति मीटर। चलो बउआ अगला क्वेश्चन को चलते हैं। उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है ना, उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है ना। ऑप्शन दिया गया एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटो, जो यहाँ पर अब क्वेश्चन है, एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स ऑन, किस पर निर्भर करेगा उसका एनर्जी? पहला प्रकाश की तीव्रता पर है, इंटेंसिटी पर निर्भर करेगा, प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर, वेवलेंथ पर निर्भर करेगा, कार्यफलन पर, और अगला है इनमें से कोई नहीं, किसी पे निर्भर नहीं करेगा। ये आपको बताना है ना, ये किस पे निर्भर करेगा सर? जल्दी से आपको बताना है कि उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन जो होता है बुआ, उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की
ऊर्जा किस पर निर्भर करेगी? तो यहाँ ध्यान रखिएगा तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। यहाँ देखिए यहाँ से जो लाइट आता है hc/λ ना, तो यहाँ तरंगदैर्घ्य पे आपको निर्भर करेगा। ज़्यादा तरंगदैर्घ्य तो यहाँ पर ऊर्जा कम आएगा। अगर यहाँ पर देखिए तरंगदैर्घ्य का मान ज़्यादा रहेगा तो ऊर्जा अधिक आएगा। तो यहाँ ध्यान रखिएगा उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा जो होता है वो है ना धातु के क्या प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। आपका आंसर बी आ जाएगा। ठीक है, बी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है ये, इनमें कौन आवेश रहित है? चार्जलेस कौन होता है जो बताना है। व्हिच वन ऑफ फॉलोइंग इज चार्जलेस? अल्फा है, बीटा है, फोटोन है, प्रोटॉन है। तो आपको पता है इसमें क्या दिक्कत आपको है? फोटोन होगा, सी आंसर। कई बार तो ऐसा क्वेश्चन आया है बउआ। अगला क्वेश्चन क्यों, चलो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का वह कौन सी श्रेणी अवरक्त भाग में नहीं पड़ती है? कौन श्रेणी जो है ये अवरक्त भाग में नहीं होता है, ये आपको बताना है। कौन सी श्रेणी अवरक्त भाग में नहीं होता है? चलिए जल्दी आपको बताना है। ऑप्शन इसमें है दिया गया है, वो जल्दी से कमेंट करो। कौन सी श्रेणी जो है अवरक्त भाग में नहीं होता है? हम्प्री है, फुंड श्रेणी है, ब्रैकेट श्रेणी है, लेमन श्रेणी है। चलिए जिनका जिनका डी आ रहा है आंसर बुआ सब लोग सही है। जिनका जिनका डी है सब लोग सही है बुआ। डी लाइमन श्रेणी जो होता है टी आपका आंसर रहेगा, जो अवरक्त भाग में नहीं पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन, हाइड्रोजन परमाणु के पहले कक्षा की ऊर्जा कितना दिया है? फर्स्ट सेल की एनर्जी जो दिया गया है आपको बुआ, हाइड्रोजन परमाणु के पहले सेल की ऊर्जा जो आपको दिया गया है यहाँ पर देख लीजिए, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया था। दूसरे सेल का था, मतलब 2 का स्क्वायर 4 से डिवाइड कर देंगे तो आपका आ जाएगा माइनस में कितना 3.4 है ना। और दूसरा सेल का चाहिए तो एन स्क्वायर तो है ना Z² होता है। तो एन स्क्वायर मतलब दूसरा था 2 का स्क्वायर 4 से इसको डिवाइड कर देंगे आपका आ जाएगा तो 3 ये आपका आंसर आ जाएगा बुआ। 3 है ना, 3.4 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन को, चलिए इसको ध्यान रखना है आपको। हाँ ये तो बताइए जल्दी से। ऑप्शन इसमें क्या पीछे भी करवाए हैं। जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक परिमाण की आधी हो जाती है उसे क्या कहते हैं? है ना, आधा हो जाए, पहले 100 था 50 हो गया है। द टाइम ड्यूरिंग विच द अमाउंट ऑफ ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस बिकम हाफ ऑफ इट्स इनिशियल अमाउंट इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा? आधा होने में लगता है समय, उसको अर्धवायुकाल कहेंगे, हाफ लाइफ टाइम कहेंगे। अर्ध में आयुकाल है ना, हाफ लाइफ टाइम कहते हैं। अर्धवायुकाल आपका है, जितने समय में आधा हो जाता है उसको अर्धवायुकाल कहते हैं बुआ, हाफ लाइफ टाइम कहा जाता है। चलो अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। कहता है अगला क्वेश्चन, बीटा किरणें विक्षेपित होती है। बीटा वहां पर आगे है, बीटा की बात कर रहा है बउआ। यहाँ क्वेश्चन में आपको बीटा किरणें की बात किया जा रहा है कि बीटा किरणें विक्षेपित होता है ना। बीटा रे आर डिफ्लेक्टेड इन, तो बीटा के पास चार्ज होता है ना, तो चार्ज होता है तो कहाँ कहाँ डिफ्लेक्ट करेगा? चुंबकीय और क्या विद्युतीय और चुंबकीय दोनों क्षेत्र में इसको डिफ्लेक्शन होगा बउआ। कहा गया कि इन ग्रेविटेशनल फील्ड केवल ग्रेविटेशनल फील्ड में है, ओनली मैग्नेटिक फील्ड केवल चुंबकीय वाला में है। ये कहा गया है केवल विद्युतीय है बउआ, है ना। यहाँ देखिए नहीं है, केवल विद्युतीय क्षेत्र में ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, और कहा कि चुंबकीय एवं विद्युतीय दोनों क्षेत्रों में। तो कौन सा आपका आंसर हो जाएगा? डी। बीटा किरणें जो डिफ्लेक्ट करता है बउआ वो है ना मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक दोनों फील्ड में डिफ्लेक्ट करता है, चुंबकीय एवं विद्युतीय दोनों क्षेत्रों में। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। और अगला क्वेश्चन में ये कहा गया कि एन टाइप का जर्मेनियम प्राप्त करने के लिए जर्मेनियम में कौन मिलाया गया अपद्रव्य होना चाहिए? है ना, फॉर एन टाइप जर्मेनियम इम्प्योरिटी डोप्ड इन जर्मेनियम क्या देंगे? उसमें ट्राइवेलेंट है, टेट्रावेलेंट है, पेंटावेलेंट है। तो 2 को तो डालवे करते हैं वो, चाहे तो टेट्रावेलेंट डालते हैं 3 वाला, चाहे 3 या 5 वाला डालते हैं। आपको एन टाइप चाहिए ना, तो एन मतलब उसमें निगेटिव ज़्यादा देते हैं, निगेटिव इलेक्ट्रॉन होता है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा के लिए 5 इलेक्ट्रॉन वाला मिला देंगे, है ना। तो पेंटावेलेंट आपका हो जाएगा 5 संयोजक होगा। आपका आंसर क्या आ जाएगा वो बताओ? सी। आपका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, 5 संयोजक आपको मिलाना पड़ जाएगा। अगला क्वेश्चन को चलिए, डायोड का उपयोग करते हैं एक डायोड इज यूज्ड एज, डायोड का उपयोग किस रूप में करते हैं ये आपको बताना है। डायोड इज यूज्ड एज, यहाँ दिया गया सबसे पहले ए रेक्टिफायर, एम्पलीफायर है, ऑसिलेटर है, मॉड्यूलेटर है और रेक्टिफायर है। तो बताइए, है ना, डायोड रेक्टिफायरिंग प्रॉपर्टी ऑफ डायोड आपको पढ़ा थी, है ना, पीएन जंक्शन पढ़ाया गया था। तो जब डायोड का प्रयोग रेक्टिफायर की तरह करते हैं, डी आपका ऑप्शन आ जाएगा बुआ।
डायोड जो है इसका प्रयोग हम लोग करते हैं एज ए रेक्टिफायर, तो डी आपका इसका आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन क्यों, चलिए कहा गया कि नंड गेट का बुलियन व्यंजक होता है, जल्दी से इसको कमेंट करो। नंड गेट का बुलियन व्यंजक जल्दी से कमेंट करो, क्या रहेगा बउआ? नंड गेट का बुलियन व्यंजक जल्दी से जल्दी कमेंट करो, नंड गेट का बुलियन व्यंजक। चलो एंड गेट का ए डॉट बी हो जाएगा, है ना, एंड गेट का, और एंड में नहीं लगा रहते ए डॉट बी बार। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, जिनका भी ए डॉट बी बार है सब लोग सही है, ए डॉट बी बार वाले सब लोग सही। चलिए अगला क्वेश्चन, इसका तो आंसर आपको खुद देना है, पढ़िए जल्दी से और आंसर दीजिए, पढ़िए जल्दी और आंसर दीजिए। हो गया? हाँ, द हाइट ऑफ ए टीवी ट्रांसमिशन टावर एट एनी प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ 245 मीटर है। यही का द मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू विच ट्रांसमिशन ऑफ टावर विल रीच। ये कई बार क्वेश्चन इसलिए दिए हैं कि कई बार रिपीट करता हुआ, है ना। पृथ्वी सतह से कितना ऊंचाई, तो 245 मीटर की ऊंचाई पर एक टावर लगल है। तो ई बताइए बउआ कि उसका प्रसार जो क्षेत्र है, जितनी अधिकतम दूरी तक यह टावर का प्रसार पहुंचा, कितना अधिकतम दूरी तक पहुंचेगा। तो याद होगा कई बार आया है क्वेश्चन, वो 56 किलोमीटर तक जाएगा। नहीं 56 तो डायरेक्ट ध्यान रखिए, देखिए और 56 किलोमीटर आंसर कर दीजिए। अगला क्वेश्चन क्यों, चलो ये आपका 2017 का क्वेश्चन था बउआ, खत्म हो गया है। अगला चलते हैं, यहाँ पर आइए। हाँ ये 16-15 इससे मिला के सब क्वेश्चन है। चलिए तो यहाँ देखिए कहा गया विद्युतीय टॉर्क का मान, इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया, समझो बउआ, इसको समझाते हैं उस तरह समझिए। ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट जो समझा रहे हैं। अगर आपको विद्युतीय टॉर्क कहता है, विद्युतीय क्या बोलता है, विद्युतीय टॉर्क, तब विद्युतीय टॉर्क का मान होता है पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। एकदम मेमोरी में सेट कर जाओ इसको, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। लेकिन यदि चुंबकीय टॉर्क कहता है बउआ, तो एम वेक्टर अक्रॉस बी वेक्टर, है ना। एम वेक्टर चुंबकीय में चुंबकीय क्षेत्र रहेगा, विद्युतीय में विद्युतीय क्षेत्र रहेगा। ठीक है, विद्युतीय टॉर्क का मान पी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर होता है, एकदम मेमोरी में सेट कर जाओ। और चुंबकीय टॉर्क का मान होता है एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। क्लियर है? चलो तो अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, ये भी तो हर बार आपको बताए हैं कि होता है वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, होता है वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर आपका रहेगा ना। कई फॉर्मूला होता है लेकिन ये आपसे बार बार रिपीट करता है। अगला क्वेश्चन चलिए, चुंबकीय क्षेत्र की बीमा होती है, क्या रहेगा बउआ चुंबकीय क्षेत्र की बीमा। ये आपको बताना है कि चुंबकीय क्षेत्र की बीमा होती है ना। तो चलिए इसका बीमा होता है आई के पावर -1 बउआ, ध्यान दो आपको लिखने के बताएंगे, आई के पावर -1 एम एल का पावर 0 और टी का पावर -2 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला बीमा लिखने के लिए आगे बताया जाएगा आपको। एल आर परिपथ का शक्ति गुणांक होता है, बताइए एल आर परिपथ का शक्ति गुणांक, तो cos फाई बराबर आर बाई जेड होता है, तो आर डिवाइडेड बाई जेड। तो एल इधर था बउआ, आर इधर था, तो बताओ दोनों तो लंबवत है, तो लंबवत है तो कैसे लिखेंगे नीचे जेड। आर का मान, आर के लिए तो आर ए स्क्वायर रह जाएगा बउआ, और एल के लिए ओमेगा एल का होल स्क्वायर। चलिए हो गया आर बटे रूट में आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का होल स्क्वायर। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन कहा गया है बउआ, यहाँ पर समझिए क्वेश्चन क्या कहा गया कि जब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को चौगुनी बढ़ा दिया जाता है ना। ये कहा गया कि व्हेन द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज्ड 4 टाइम द टाइम पीरियड ऑफ सस्पेंडेड मैग्नेटिक नीडल बिकम, है ना। तो जो लटकी हुई चुंबकीय सुई का आवर्तकाल कितना हो जाता है। चलिए 4 गुना बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा बउआ, आधा हो जाएगा, तब का आंसर बी आ जाएगा। इसमें ध्यान रखना, इस सेम क्वेश्चन रिपीट करता है, डाइस को एकदम ध्यान रखो। 4 गुना अगर चुंबकीय है ना, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को 4 गुना कर देते हैं तो उसमें जो आवर्तकाल उसका रहेगा, सुई का आवर्तकाल आधा हो जाएगा। बात क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन क्यों, चलिए अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया। खगोलीय दूरबीन लीजिए, खगोलीय दूरबीन का अंतिम प्रतिबिंब होता है, जल्दी से इसको बताओ, है ना 2-3 बार आ चुका है क्वेश्चन। खगोलीय दूरबीन के अंतिम प्रतिबिंब कैसा है, रियल है, इरेक्ट होता है, वास्तविक सीधा है, वास्तविक उल्टा है, काल्पनिक उल्टा है, काल्पनिक और सीधा होता है। बताइए क्या रहेगा। तो काल्पनिक और उल्टा होता है वो, काल्पनिक और उल्टा, काल्पनिक और उल्टा, कौन सा आपका आंसर आ जाएगा, सी, काल्पनिक और उल्टा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। हाँ, बीटा किरणें विक्षेपित होती है, अभी तो आया था पीछे इसी वीडियो में आया, बीटा किरणें विद्युतीय और चुंबकीय दोनों क्षेत्रों से होगा, विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक बोथ फील्ड्स। तब विद्युतीय क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों से, चुंबकीय क्षेत्र है ना, दोनों से, ठीक है,
बीटा किरणें विक्षेपित, चूंकि इस पे आवेश होता है तो विद्युतीय क्षेत्र भी बल लगाएगा, चुंबकीय क्षेत्र भी बल लगाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया नॉर गेट का बूलियन व्यंजक। नॉर गेट का बूलियन व्यंजक जल्दी से लिखो, नॉर गेट का बूलियन व्यंजक जल्दी से लिखिए और बताइए नॉर गेट का बूलियन व्यंजक क्या रहेगा। नॉर गेट का बूलियन व्यंजक क्या होता है? नॉर गेट का बूलियन व्यंजक, हाँ जी सब लोग कमेंट कर रहे हो तो बउआ जिनकर है ना कमेंट ए प्लस बी बार है सब लोग सही हैं, ए प्लस बी बार होता है। नॉर गेट का बूलियन व्यंजक होता है ए प्लस बी बार, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाँ ये तो एकदम ध्यान रखो बउआ, 64 बूंद और 5 माइक्रोफराड था, आंसर 20 माइक्रोफराड। पढ़ो बाद में, पहले आंसर लिख दो ना, बाद में फिर पढ़ते रहना अपना, ठीक है। ये कहा गया कि 64 समान बूंद जिसमें प्रत्येक की धारता 5 माइक्रोफराड है मिलाकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं। बड़े बूंद की धारता क्या होगा ने? 64 आइडेंटिकल ड्रॉप्स ईच ऑफ कैपेसिटी 5 माइक्रोफराड कंबाइंड टू फॉर्म ए बिग ड्रॉप। बिग ड्रॉप, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ बिग ड्रॉप, है ना। 64 को छोटका छोटका इससे बूंद हवा आ एक मिला के वो बड़ा बना दिए, तब बड़का बड़ा का पूछा कि कैपेसिटी बताइए क्या रहेगा। यदि 64 को है प्रत्येक का 5-5 है तो ध्यान रखना कि बड़का का 20 माइक्रोफराड हो जाएगा। एकदम इसका आंसर एकदम दिमाग में सेट कर लो, 20 माइक्रोफराड, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कहा गया है वो अगला क्वेश्चन में कि विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय, अरे तो किरचॉफ का पहला नियम हो गया महाराज, है ना। सभी धाराओं का बीजगणितीय योग कितना होता है? ढेर सारा चालकों के कोई जाल है, एक बिंदु पर मिलने वाले सभी धाराओं का बीजगणितीय योग कितना होता है बुआ? शून्य होता है ना। ये इसका आंसर आ जाएगा शून्य, शून्य इसका रहेगा वो 0। क्लियर है, ये आंसर हो जाएगा। ना एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल करेंट्स मीट एट ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज, तो क्या रहेगा? 0 रहेगा। एक पॉइंट पर मिलेगा ना वहाँ धाराओं का बीजगणितीय योग आपका 0 रहता है। पूछने वाला क्वेश्चन है विद्युत भाग बल की, आपको पूछा गया है बीमा हो बउआ, विद्युत भाग बल का बीमा था एम एल स्क्वायर टी के पावर -3 और ए के पावर -1 होता है। एम एल स्क्वायर टी के पावर -3 और ए का पावर -1। बीमा वाला का सबको एक साथ आप लिख लीजिएगा अलगे, है ना। बीमा पढ़ावल जाएगा तो उसमें आपको खुद क्लियर हो जाएगा, जानते हैं तो बहुत अच्छा है। चलिए एम्पीयर घंटा मात्रक होता है वो, एम्पियर आवर इज यूनिट। एम्पियर आवर किसका, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एम्पियर आवर किसका यूनिट होता है? जल्दी से बताओ। शक्ति का होता है वो, आवेश का होता है, ऊर्जा का होता है, विभवांतर का होता है। इंग्लिश वाला, शक्ति को पावर कहते हैं, आवेश को चार्ज कहते हैं, ऊर्जा को एनर्जी कहते हैं, विभवांतर को पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। चलिए बताइए एम्पियर आवर किसका था? आई बराबर बताओ क्या होता है वो? आई बराबर होता है सर Q/T, तो इसको तिरछा तिरछी गुना कर देंगे तो IT बराबर Q। बताइए धारा का तो एम्पियर होता है, समय का है ना मिनट सेकंड घंटा होता ही है, तो एम्पियर घंटा किसके बराबर हुआ? आवेश के बराबर हुआ। तो आवेश का क्या रहता है? चार्ज, है ना। मतलब आवेश जो है तो आवेश का आवेश ही इसमें तो आपको ऑप्शन दिया है, तो आंसर आपका आवेश ही हो जाएगा बुआ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन को चलिए क्या है, और नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया, ये कहा गया कि प्रतिघात का मात्रक है यूनिट ऑफ रिएक्टेंस। अभी तो ये आया था वो, पीछे ही तो आया है। प्रतिघात एक प्रतिरोध होता है, इसका ऐसा मात्रा क्या रहेगा? ओम रहेगा, इसका मात्रा ओम होगा। अगला क्वेश्चन को चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जब प्रकाश की एक किरण ग्लास में प्रवेश करती है तो तरंग दैर्ध्य, ए रे ऑफ लाइट इंटर इन ए ग्लास स्लैब इट्स वेवलेंथ। तो चलिए आपको यह पता हुआ कि वेवलेंथ जो रहता है बउआ और अपवर्तनांक रहता है एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो बताइए जब ग्लास में इंटर करेगा तो उसका है ना म्यू का मान बढ़ जाएगा, अब सघन माध्यम बन जाएगा, है ना। तो जब सघन माध्यम बन जाएगा तो इसका म्यू वैल्यू ज़्यादा है, तो इसमें लेमडा का मान कम हो जाएगा, घटता है, डिक्रीज करेगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। जब प्रकाश की किरण जो है बुआ ग्लास स्लैब में प्रवेश करेगा तो इसमें ग्लास का म्यू वैल्यू ज़्यादा होता है ना, तो इसके लिए लेमडा का वैल्यू घट जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। कहा है कि जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तो उसका मापन सीमा क्या होता है ना, बढ़ जाता है बुआ, ध्यान रखना। व्हेन ए एमीटर इज शंटेड इट्स मेजरिंग रेंज, है ना, बढ़ता है, घटता है, स्थिर रहता है, इनमें से कोई नहीं। इंक्रीजेज, डिक्रीजेज, बिकम कॉन्स्टेंट, नन ऑफ दीज। तो क्या रहेगा? तो मापन सीमा उसका क्या हो जाएगा वो बढ़ेगा, तो आपका आंसर ये रहेगा। सब ध्यान रखो, टाइम ज़्यादा बचल नहीं है, एकदम इसे याद करते चलो, है ना। और ऑप्शन देते, ऑप्शन जो है आप यहाँ पर कमेंट करते जाइए। स्वप्रेरण का ऐसा मात्रा क्या होता है बताइए? स्वप्रेरकत्व है, इंडक्टेंस, है ना, स्वप्रेरकत्व का ऐसा मात्रा क्या होता है?
चलिए बताइए जल्दी से, क्या रहेगा? कूलम्ब है, बोल्ट है, ओम है, हेनरी है। सब नाम है बुआ, इंग्लिश में लिखोगे तो ऐसे ही लिखाएगा, कूलम्ब है, बोल्ट है, ओम है, हेनरी है। जल्दी से ऑप्शन बताइए क्या रहेगा बुआ। चलिए जिनका जिनका ऑप्शन डी है सब लोग सही हैं, डी वाले सही हैं। है ना, स्वप्रेरकत्व का ऐसा मात्रक है या अन्योन्य प्रेरकत्व रहे या स्वप्रेरकत्व रहे, सबका ऐसा मात्रक आपका हेनरी ही रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन, तप्त तार एमीटर प्रत्यावर्ती धारा हाँ, कल ही तो बताए हैं कि हॉट वायर एमीटर जो है मेजर करता है प्रत्यावर्ती धारा के कौन सा, तब मूल औसत वर्ग धारा को, रूट मीन स्क्वायर करंट को, रूट मीन स्क्वायर करंट को मेजर करता है। वो आपका आंसर सी हो जाएगा। क्लियर है, बताया गया क्वेश्चन है ना। इलेक्ट्रॉन वोल्ट मापता है एकदम, इसको तो मेमोरी में सेट कर लो, ऊर्जा को, वो एनर्जी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? ऊर्जा, ऊर्जा को मापता है बउआ, ऊर्जा को मापता है, ध्यान रखो, ऊर्जा को मापता है। अगला क्वेश्चन, डायनेमो का कार्य सिद्धांत क्या है बउआ, बताइए जल्दी से। डायनेमो वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, कहता है धारा के उष्मीय प्रभाव, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है ना, प्रेरित चुंबकत्व है ना, इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म है, प्रेरित विद्युत है, इंड्यूस्ड करंट, किस पर? तो देखिए यहाँ पर डायनेमो का कार्य सिद्धांत होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण है ना, विद्युत चुंबकीय प्रेरण होता है इसका कार्य सिद्धांत बउआ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इंग्लिश वाला लिख लेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, आपका आंसर बी हो जाएगा। क्लियर है, अगला क्वेश्चन क्यों, चलो बउआ। कहा गया चुंबकीय आघूर्ण का एसआई मात्रा क्या होता है, चुंबकीय आघूर्ण का एसआई मात्रा क्या होता है बउआ। चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए क्या आंसर रहेगा। चुंबकीय आघूर्ण का एसआई मात्रक, एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। चलिए जिनका जिनका एम्पियर है ना, ये एम्पियर मीटर स्क्वायर है सब लोग सही हैं, एम स्क्वायर है सब लोग सही हैं। चुंबकीय आघूर्ण का ऐसा मात्रक एम्पियर मीटर स्क्वायर। चलो अगला, जब माइक्रोस्कोप के नली की लंबाई बढ़ाई जाती है तब है ना आवर्धन क्षमता, जल्दी बताओ। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन जो कई बार आया है ना। द ट्यूब लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोपी इज इंक्रीज्ड, इट्स मैग्नीफाइंग पावर है ना, बढ़ती है, घटती है, शून्य हो जाती है, अपरिवर्तित रहती है। इसमें है इंक्रीजेज, डिक्रीजेज, बिकम जीरो, रिमेन्स अनचेंज्ड, क्या रहेगा ये बताना है। चलिए बढ़ेगा, घटेगा, क्या होगा? तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा बुआ, है ना। जब नली की लंबाई बढ़ावेंगे तो इसका जो क्या कहते हो, आवर्धन जो इसका क्षमता रहता है, आवर्धन क्षमता, मैग्नीफाइंग पावर आपका रहता है बुआ, इंक्रीज कर जाता है, बढ़ जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा क्या बुआ, ए है ना, इंक्रीज या इंक्रीजेज हो जाएगा, ए हो जाएगा, बढ़ेगा। नली की लंबाई बढ़ावेंगे तो माइक्रोस्कोप के आवर्धन क्षमता क्या हो जाएगा बुआ, बढ़ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों, चलिए तरंगदैर्घ्य वाले फोटोन की ऊर्जा, यहाँ तरंगदैर्घ्य वाले फोटोन की ऊर्जा आपको चाहिए बुआ। तरंगदैर्घ्य यहाँ पर लेमडा दिया है, छूट गया है, तो लेमडा तरंगदैर्घ्य वाले, यहाँ पर क्वेश्चन यह है कि आपका लेमडा है ना, लेमडा तरंगदैर्घ्य वाले है, लेमडा है बुआ, लेमडा तरंगदैर्घ्य वाले फोटोन की ऊर्जा, एनर्जी ऑफ फोटोन हैविंग वेवलेंथ लेमडा, कहा लेमडा है। तो बताओ फोटोन की ऊर्जा कितना होता है, एच बाई लेमडा होता है, भी कई बार आया है। तो HC/लेमडा, HC/लेमडा आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसकी वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है, पेनिट्रेटिंग पावर जो है मैक्सिमम किसके पास होता है, बताइए। एक्सरे है, हाँ यहाँ पर वेधन क्षमता सबसे अधिक किसका रहेगा बुआ, तो एक्सरे दिया है, एक एक्सरे दिया है, कैथोड किरण एक दिया है, सिग्मा आपको दे दिया है। तो आपका आंसर जो रहेगा बुआ इसमें गामा किरणों का, आपको पता है ना, गामा किरणों का रहेगा। तो अल्फा किरण वहां पर लिखा जाना था, बी में अल्फा बुआ, तो अल्फा होना चाहिए था यहाँ, अल्फा रे। यहाँ पर है कि आपका बताइए सबसे अधिक पेनिट्रेशन पावर किसका होता है, गामा का, डी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं बुआ। और अगला क्वेश्चन में कहा गया कि पी टाइप अर्धचालक में मुख्य धारावाहक कौन होता है, बताइए। मुख्य धारावाहक, मेन करेंट कैरियर इन पी टाइप सेमीकंडक्टर है, मेजोरिटी जिसका होता है सबसे ज्यादा, तब पी मतलब पॉजिटिव, तो पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन है, होल है, फोटोन है, प्रोटोन है, कौन रहेगा बताइए। कि कई बार तो आया था, होल्स वाला हो जाएगा आपका बउआ, कौन हो जाएगा, तो होल्स जो होता है ना, ये आपका हो जाएगा बी आंसर। क्लियर है, चलिए कई बार क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग किए हैं। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, बताइए। ऑप्टिकल फाइबर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ स्कैटरिंग, रिफ्लेक्शन है, डिस्पर्सन है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। ऑप्टिकल फाइबर पढ़ाए हैं, प्रकाश तंतु, पूर्ण आंतरिक परावर्तन बुआ, पूर्ण आंतरिक परावर्तन आपका आ जाएगा यहाँ पर कौन सा, डी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक, एकदम पूछता है बुआ, ध्यान रखना, परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे कार्य करेगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑप्टिकल फाइबर,
किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है? किलोवाट आवर इज यूनिट ऑफ एनर्जी है, शक्ति है, बल है, बल आघूर्ण है। बताइए किसका रहेगा? किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है? किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है? जल्दी से बताइए। क्या ऊर्जा का रहेगा, शक्ति का रहेगा, बल आघूर्ण का रहेगा या बल का रहेगा? हाँ, जिनका जिनका ये आंसर है वो सब लोग सही हैं, ये वाले सब लोग सही हैं। ऊर्जा का मात्रक होता है किलोवाट घंटा, ऊर्जा का मात्रक होता है वो, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, आयाम मॉडल सूचकांक का वैल्यू लीजिए, आप बताइए जल्दी से, सभी क्वेश्चन किए हैं। आयाम मॉडल सूचकांक का वैल्यू क्या होता है? द वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड मॉडुलन मॉड्यूलेशन इंडेक्स का वैल्यू बताना है आपको। तो 0 से कहाँ बउआ? 1 के बीच होगा, 0 से 1 के बीच, सी आपका आंसर हो जाएगा। 0 से 1, 0 से 1 के बीच रहेगा बउआ। अगला क्वेश्चन क्यों, चलिए, आवेशित चालक के सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता आपको बताना है। लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछेगा किसी चालक के अंदर कोई विद्युतीय बल क्षेत्र नहीं होता है और चालक के सतह पर विद्युतीय क्षेत्र पूछा जाता है। क्या रहेगा सर? लंबवत होता है, आपको पता है नहीं? इस परपेंडिकुलर शून्य होता है, सतह पर लंबवत होता है ना, स्पर्शीय होता है और 45 डिग्री का कोण बनाता है, तो लंबवत होता है, परपेंडिकुलर होता है बउआ। आपका आंसर कौन आ जाएगा? आपका आंसर बी हो जाएगा, यहाँ पर बी। परपेंडिकुलर होता है, लंबवत होता है, एकदम ध्यान, इसको मेमोरी में सेट कर जाइए। चालक के सतह पर विद्युत बल रेखा जो होता है लंबवत होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन क्यों चल रहे हैं बउआ? अगला क्वेश्चन देखिए, लेंज का नियम संबंधित है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। लेंज का नियम किससे संबंधित है? लेंज का नियम यहाँ आपको दिया गया, आवेश से, है ना, द्रव्यमान से, ऊर्जा से, संवेग के संरक्षण सिद्धांत से। जल्दी बताइए, लेंज लॉ, लेंज नियम पढ़ाए हो तो वहाँ पर लिखावल गया कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का पालन करता है। क्यों? प्रमाणित कीजिए। मतलब ऊर्जा से संबंधित आपका हुआ, ऊर्जा से संबंधित हुआ वो 80। जिनका जिनका आंसर है सब लोग सही हैं। चलिए, एक पतले फिल्म के रंग का कारण, चलिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एक पतले फिल्म के रंग का कारण क्या होता है? द कलर ऑफ ये थीन फिल्म इज ड्यू टू, है ना, प्रकीर्णन, स्कैटरिंग होता है, व्यतिकरण है, इंटरफेरेंस है, बर्न विक्षेपण होता है, डिस्पर्सन होता है और विवर्तन होता है, डिफ्लेक्शन। क्या रहेगा? एक पतले फिल्म के रंग का कारण क्या रहेगा, ये आपको बताना है। पतले फिल्म के रंग का कारण क्या रहेगा? चलिए, पतले फिल्म के रंग का कारण बताना है जल्दी से आपको, क्या रहेगा? चलिए, जिनका जिनका आंसर व्यतिकरण आ रहा है वो इंटरफेरेंस आ रहा है, सब लोग सही हैं, तो बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। और लाइट मैच व्यतिकरण ही पढ़ाने, व्यतिकरण है, विवर्तन है, ये समाज पढ़ाने वाले हैं, ध्रुवन है, ये सब पढ़ाने वाले हैं ऑनलाइन क्लास में। चलिए, यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ ये देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको कहे थे, यदि प्रत्यावर्ती धारा तथा विद्युत वाहक जो बल है प्रत्यावर्ती वाला, उसके बीच का कलांतर फाई है, तो शक्ति गुणांक को सूचित किससे करते हैं? शक्ति गुणांक होता है, तो शक्ति गुणांक को आपको पता है कि कॉस फाई से सूचित किया जाता है बउआ। शक्ति गुणांक को किससे? कॉस फाई से। तो कौन सा आपका आंसर हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, चलिए चलिए, इसको तो बताना है सबको, मोस्ट इंपोर्टेंट। निकेल क्या होता है? निकेल क्या है? डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है, फेरोमैग्नेटिक है, इनमें से कोई नहीं। तो कई बार आया फेकोनी, कई बार आया फेकोनी, याद होगा आपको? जल्दी से कमेंट कीजिए। निकेल लिखे हैं बउआ, फेकोनी। फेकोनी आपका लौह चुंबकीय पदार्थ होता है बउआ, लौह चुंबकीय, है ना, क्या होता है? लौह चुंबकीय पदार्थ होता है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है। तो निकेल एनआई है ना, तो निकेल कोची हो गया आपका, लौह चुंबकीय पदार्थ हो जाएगा, सी आपका आंसर आ जाएगा बउआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जिनका जिनका सी था आप लोग सभी सही हैं। ब्रूस्टर का नियम, चलो ब्रूस्टर का नियम आपको, है ना, ध्रुवन में आपको मिलने वाला ब्रूस्टर का नियम। ब्रूस्टर लॉ में क्या है? म्यू बराबर 10 IP होता है, म्यू बराबर कॉस IP होता है, म्यू बराबर साइन IP एक दिया था और म्यू बराबर 10² IP। क्या होता है ब्रूस्टर का नियम? जल्दी से कमेंट करो वो, ब्रूस्टर का नियम, ब्रूस्टर लॉ क्या रहेगा? कमेंट कीजिए तेजी पूर्वक। चलिए, यदि जानते हैं तो ठीक है बउआ, ये आंसर कमेंट किए हो तब तो ठीक ठाक है। और ब्रूस्टर का नियम अगर आप जानते हो तो ठीक, यहाँ पर है सी होगा, म्यू बराबर 10 IP। एकदम इसको ध्यान रखो, ब्रूस्टर का नियम है, इसको आपको ध्यान रखना है ना। ब्रूस्टर का नियम म्यू बराबर क्या रहता है बउआ? 10 IP होता है। अगला, स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है, बताइए स्थिर विद्युत क्षेत्र जो है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्या होता है? तो कंजर्वेटिव होता है। चलिए, यहाँ पर थोड़ा सा इंग्लिश और हिंदी में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। असंरक्षित होता है, संरक्षित होता है, ए और बी दोनों रहेगा, इनमें से कोई नहीं, है ना। और यहाँ पर देखिए, असंरक्षित वाला को नॉन कंजर्वेटिव कर देना है, नॉन कंजर्वेटिव था और यहाँ ही कंजर्वेटिव रहेगा, संरक्षित। तो ये ध्यान रखिएगा, स्थिर विद्युतीय क्षेत्र संरक्षित होता है, कंजर्वेटिव होता है बउआ, बी आपका आंसर आ जाएगा, है ना। स्थिर विद्युत क्षेत्र कंजर्वेटिव होता है, संरक्षित होता है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, लीजिए बताइए जल्दी से, कौन सा ऑप्शन? जल्दी से बताओ बउआ, है ना। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेन मिरर क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेन मिरर बताना है आपको बउआ।
चलो जिनका जिनका ये आंसर आ रहा है, अनंत आ रहा है, वो सब लोग सही है। रेडियस को कर्वेचर अनंत होता है बउआ। लेंस के क्षमता का ऐसा मात्रक बताइए जल्दी से। लेंस के क्षमता का ऐसा मात्रक, ऐसा यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस, जूल है, डायोप्टर है, कैंडेला है, वोल्ट है। जूल है, डायोप्टर है, कैंडेला है, वोल्ट है। बताइए जल्दी से। लेंस के क्षमता का ऐसा मात्रक, जिनका जिनका आंसर बी है वो डायोप्टर। डायोप्टर वाला सब सही है। और डायोप्टर पर मीटर के बराबर होता है, भी ध्यान रखना। डायोप्टर न देके पर मीटर भी दे सकता है आपको। अगला क्वेश्चन चलिए, कहा गया समांतर प्लेट संधारित्र के, है ना, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच प्रावैद्युत पदार्थ डालने पर, देखिए यदि समांतर प्लेट संधारित्र है, इसके प्लेटों के बीच कुछ भी डालिएगा बउआ तो उसका धारिता, चूंकि एप्सिलॉन और T/D होता है, तो जब डालिएगा तो मीडियम के लिए एप्सिलॉन R आ जाएगा, तो उसके धारिता हमेशा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ध्यान रखिएगा, समांतर प्लेट संधारित्र के दो प्लेटों के बीच कुछ भी डालिएगा, मीडियम डालिएगा तो क्या होगा, धारिता उसका बढ़ेगा, है ना। तो कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डॉट डॉट बाय इंट्रोड्यूसिंग ए डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इज, क्या हो जाएगा आपका बताइए। बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है, कुछ कहा नहीं जा सकता, क्या हो जाएगा बउआ। हाँ, तो हमेशा बढ़ता है। तो कौन सा आपका आंसर हो जाएगा बताइए, कौन सा आपका आंसर हो जाएगा इसमें। ABCD में कौन आंसर है बउआ, जिसमें बढ़ता है लिखा गया, ई आंसर है। तो आपका ई आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहा गया, हाँ यहाँ पर, समरूप वेग से चलायमान आवेश उत्पन्न करता है ना। एक समान वेग से कोई आवेश चल रहा है ऐसे, तो क्या उत्पन्न करेगा, है ना। इफ ए चार्ज पार्टिकल मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी देन इट प्रोड्यूसेस, केवल विद्युतीय क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। चलो जल्दी से कमेंट करो इसका आंसर बउआ, क्या उत्पन्न करेगा। ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, ओनली मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, और इनमें से कोई नहीं। चलिए हाँ, जिनका जिनका आंसर सी है सब लोग सही है बउआ। सी आंसर वाले सब लोग सही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करता है, ध्यान आपको रखना। क्लियर है। तो फिजिक्स का बउआ आपका जो ऑब्जेक्टिव है, फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव आपको इंड कर दिए हैं, है ना। फिजिक्स वाला जो ऑब्जेक्टिव है आपका खत्म कर दिए हैं ऑब्जेक्टिव। और नेक्स्ट क्लास से हम लोग को अब रहने वाला है क्या, तो हम लोग केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव रहने वाला है। तो फिजिक्स आपका खत्म हो गया, लेकिन फिजिक्स का एक और वीडियो आपको बनाएंगे जिसमें टोटल क्वेश्चन रहेगा। इतना आप याद कर जाइए, तो उस दिन सबके नाम भी पढ़ेंगे बउआ, ठीक है ना। चलिए, तो बिल्कुल ठीक है। अब इसको रहने देते हैं बउआ, ये आपका हुआ इंड।